Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing indefinite integration और ये हमारे वीडियो सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फोर्थ लेक्चर है और ये सारा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये सारा प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं GN बर्मन से। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यही 10 प्रॉब्लम है जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाला प्रॉब्लम पीछे वाले में डिस्कस करा गया है और हम लोग अभी इंटीग्रेशन से ही शुरू करे हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियोज़ को भी। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। हम लोग पीछे वाले क्लास में भी देखे हैं कि सब्स्टिट्यूशन में हमारा मेन फोकस होता है कि हम एक वेरिएबल चूज़ करें और जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, दिखने में ये भले ही क्लमजी लगता हो या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम y = 1 - x² लें और इसका डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा -2x dx। अगर जो लोग थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है इसको समझने में, वो ऐसे सोच सकते हैं कि हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये सारे वीडियो सीरीज़ का मेरा मोटो ये है कि जो एकदम स्क्रैच से, जिसको कुछ नहीं आता हो, इंटीग्रेशन का ABCD नहीं पता हो, वो भी इस वीडियो को सीरीज़ को फॉलो करके इंटीग्रेशन सीख ले। और जो लोग GN बर्मन के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि GN बर्मन का अप्रोच बहुत ही लीनिएंट है। वो एकदम बेसिक प्रॉब्लम से लेके बहुत ही हाई लेवल के प्रॉब्लम तक जाता है। तो हम लोग सारे प्रॉब्लम को देखेंगे। ये सब बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है जो सीखने के लिए यही ज़्यादा अच्छा है। कोई बहुत टफ प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है आपको सीखना है और सीखने के लिए सिंपल प्रॉब्लम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसे हम अगर लिख सकते हैं d1 dx - dx² dx, तो ये 0 हो जाएगा और ये -2x dx। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था x⁴n dx = nx⁴n-1। तो ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी है। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास x dx है लेकिन -2 नहीं है, तो हम -2 को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। -12 dy = x dx। अब इस -12 को जब अगर हम यहाँ रखते हैं, -12 और इस x और इस dx को एक साथ, चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम अलग करके यहाँ पे dy लिख लेंगे और 1 - x² जो है वो हमारा y है, तो इसको हम लोग √y लिख लेंगे। तो आप इसको आराम से एक बार देखिए, इस सारे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे जब लिखे तो हम इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। और इसमें हम अगर y⁻√y को हम लिखना चाहे पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो हम इसको y⁻½ लिख सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग सीख रहे हैं और बेसिक लेवल है, हम फॉर्मूला प्रेफरेबली डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको y⁻½ dy लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12 y⁻½ +1 और नीचे में भी ½ + 1 और प्लस कोई कांस्टेंट। अब देखिए -12 और नीचे में ½ + 1 3/2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। और ये क्या हो गया, y⁻³ + c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। वैसे हम जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको निगेटिव ही रहेगा तो माइनस पहले करके प्लस से लिखेंगे, पर GN बर्मन में क्या करता है कि निगेटिव रिजल्ट को कांस्टेंट के बाहर लिखता है, y⁻³ ऐसे करके। और चूंकि हमारा y क्या है, 1 - x², तो 1 - x² का पावर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसको हम किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, अगले प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी उसी के जैसा है, बस हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पे भी अगर देखें, ये एक्स क्यूब है और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और कांस्टेंट नंबर से हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, कांस्टेंट साथ में 3 आएगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट से इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। समेशन वगैरह में अगर कांस्टेंट है तो उसको हम उसके साथ dx आएगा तो फिर कुछ टर्म आ जाएगा, तो वो अलग बात है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं तो सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स क्यूब है, तो dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ये कैसे हुआ, ये लास्ट वाले केस से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको क्या कीजिए, y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। हमारे पास एक्स स्क्वायर dx है, तो हम इस 1/3 को इस तरफ लाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो 1/3 कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, वो सिंपली मल्टीप्लाई रहता है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारे फर्स्ट वीडियो में देखिए, इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करा गया है। तो फिफ्थ रूट ऑफ y dy। अब फिफ्थ रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, y टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं। ये हम लोग क्लास 6th और 7th में आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, तो वो उसी चीज़ का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। अब ये पावर के फॉर्म में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 y टू द पावर 1/5 प्लस 1, और नीचे में भी 1/5 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/3 y टू द पावर 6/5, और नीचे में भी आ जाएगा 6/5 प्लस c। इसको एक स्टेप और लिखें तो ये हो जाएगा 5/6 और y टू द पावर 6/5 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं 5/18, और y का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 6/5 प्लस c। इसको एक दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/18 और फिफ्थ रूट एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर 6 प्लस c। ये अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे अगर आप गौर से देखिए तो ये कुछ इस तरह का है, x टू द पावर mn, या mn लिखने से अच्छा mn भी लिख सकते हैं, तो x टू द पावर m को हम अंदर में लिख लेते हैं, m को अंदर में लिख लेते हैं और n को बाहर में लिख लेते हैं। और इसी चीज़ को अगर अगर हमारा 1/n रहेगा तो हम उसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगले प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अगेन हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब साधारण प्रॉब्लम है। बस इस प्रॉब्लम को देखिए। अगेन हमारा ये प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिवियल है और इसमें हम लोग बस डिनोमिनेटर में हमारा टर्म आ जा रहा है, तो उससे हमको घबराना नहीं है। हम y को क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये कैसे पता चलेगा, इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा जो रूट का टर्म है वो नीचे दिया हुआ है और इससे हमें घबराना नहीं है। इस प्रॉब्लम में हम लोग फिर से देखेंगे कि y को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, और ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू है या कुछ है। ये सब हमारा मेन मोटो क्या है कि हम एक ऐसा टर्म चूज करें जिसका डेरिवेटिव हमारे पास हो। और अगर हम गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर को, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमको देखना ये होता है कि जो हमारा प्रॉब्लमेटिक टर्म है या जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर हम y को अगर ये लें एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो एक्स डी एक्स होता है। तो अगर हम इसको डी वाई लिखें तो ये हो जाएगा 2x dx। तो ये 2 कांस्टेंट है, हम इस 2 को क्या कर लेंगे, यहाँ डी वाई एक्स डी एक्स। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कांस्टेंट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, एक्स डी एक्स हमें दिख रहा है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का कहीं टर्म अगर होगा तो उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या 1/2 को बाहर लिए, ऊपर में डी वाई और नीचे में रूट वाई। इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे यूज कर सकते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है 1/2 रूट एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ऑब्वियसली रूट एक्स हमको डायरेक्टली मिलेगा। तो आप चाहें तो इस हाफ को अंदर रख के और इसको डायरेक्टली रूट वाई लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम इसको पावर के फॉर्मेट में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। और पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एडवांटेज ये है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला में फिट हो या ना हो, हमारा जनरल फॉर्मूला में फिट हमेशा होगा, और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आप सीखने लगेंगे और सीख जाएंगे, उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो इसको अगर हम y⁻½ लिखें, नीचे में हाफ और ऊपर आने के कारण -½ इसको अगर फिर से लिखे तो y⁻½ + 1 और नीचे में -½ + 1 + c। अब देखिए हाफ y⁻½ और नीचे में भी अगर हाफ होगा तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, +c। y का वैल्यू क्या है, x² + 1 और हाफ को हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं +c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये प्रॉब्लम एकदम रेप्लिका है, हम y के जगह पे हमको 4 + x⁵ रखना होगा। dy लें तो क्या हो जाएगा 5, dy लें तो 5x4 dx आ जाएगा, 1/5 dy x4 dx। अब इसमें अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो 1/5 और x4 dx हमारे पास है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy। इसको भी हम अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते थे, नहीं तो हम हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बहुत जगह पे यूज होता है, डिफेंस में भी यूज होता है, आप शायद पढ़े होंगे। y⁻² -½ + 1 (−½ + 1 + c)। तो ये हो गया 1/5 और नीचे में हाफ आएगा, 1/2 और ये हाफ + c। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा √4 + x5 + c। और वैसे जी वर्मन में सारे प्रॉब्लम का आंसर दिया हुआ है, तो आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने का मोटो ये नहीं कि हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन वगैरह भी मिल जाएगा शायद। मेरा मोटो ये है कि आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें, और जब आपको अप्रोच करने आएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी मोटो के साथ तो कहीं पे जैसे कि पीछे किसी एक प्रॉब्लम में कहीं पे एक जगह कोई एरर था, तो वो एरर डेलिबरेट एरर नहीं था, वो गलती से मिस्टेक हो गया होगा, बट आप उस चीज़ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये तो गलत है, तो ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अगेन ये भी पिछले जैसा ही है, बस हमारा एक्सपोनेंट के पावर को चेंज कर रहा है और एक्सपोनेंट हमारा चेंज हो जाएगा। और अगर आप एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, y को हम x4 + 1 लेते हैं, तो dy क्या हो जाएगा x4 + को हम लोग लिख सकते हैं dy = 4x³ dx। इसको अगर हम 4 इधर ले आए तो ये हो जाएगा x³ dx। यहाँ पे 1/4 बाहर और dy ऊपर में और नीचे √y। अगर इसको लिखे तो 1/4 और y का पावर -1/3 dy। क्यूब रूट है तो 1/3 नीचे में पावर आता और
ऊपर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो बस उसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए हैं। तो y टू द पावर -1/3 + 1 और -1/3 + 1 और प्लस c 1/4 y टू द पावर 2/3 और उसका नीचे में हो जाएगा 2/3 + c। इस चीज़ को हम अगर लिखें तो 1/4 और ये हो जाएगा 3/2। 2/3 नीचे में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और y का पावर क्या हो जाएगा 2/3 + c, ये ओवरऑल हो जाएगा 3/8। और y के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि x4 + 1 और इसका पावर 2/3 + c। इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्यूब रूट 1/3 को क्यूब रूट में ले और इसको स्क्वायर कर ले। कैसे 3/8 और इसको क्यूब रूट में ऐसे करके x4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। थोड़ा सा एक्सपोनेंट पावर का यूज है, ये कुछ ये वाला टर्म हो गया x का पावर 3m/n। तो x का पावर m और 1/n और 1/n को हम क्या लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x का पावर m। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इनकेस नहीं समझे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये दिखने में बड़ा लग रहा है बट ये बहुत ही सिंपल है। और इस केस में चूंकि मैं एक टाइप के प्रॉब्लम कई सारे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करा, इस प्रॉब्लम में हम फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अंदर वाला टर्म को अगर आप देखिए तो इसका डेरिवेटिव 3x² का 6x हो जाएगा, इसका -5 होगा। तो हम इसी टर्म को y लेंगे 3x² - 5x + 6 dy हो जाएगा क्या 6x - 5 dx। तरीका वही है कि दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करे हैं, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे हैं और उससे हमारा ये टर्म आएगा। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जनरली क्या कर रहे थे कि कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अभी हमको चूंकि फॉर्मूला यूज करना है तो हम कांस्टेंट को बाहर यूज नहीं निकालेंगे। ऊपर वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे dy लिखेंगे और नीचे वाले टर्म को 2√y लिखेंगे। हम सीखे हैं क्या √x का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो हम देखते हैं कि वो आता है 2√x। सिमिलरली अगर 1/2√x का अगर इंटीग्रेशन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा √x + c होगा। यहाँ हमारे पास 1/2√y है, ये एज गुड एज इसी के जैसा है। x y तो डमी वेरिएबल होता है, डमी वेरिएबल के बारे में हम लोग किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि इंटीग्रेशन में जिस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेशन रहेगा उसी फंक्शन में हमको रिजल्ट निकालना है। तो y के जगह x हो या t हो m हो n हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे y से आप y में निकालिए रिजल्ट, या y के जगह पे जहां जहां y है उसके जगह पे दूसरा वेरिएबल डाल दीजिए। एक और वार्निंग, चूंकि हम यहाँ सब्सटीट्यूट x में कर रहे हैं तो अभी आप यहाँ पे एक्स वाई में स्विच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका सब्सटीट्यूशन भी वैलिड होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोला कि डमी वेरिएबल को मैं किसी दूसरे जगह पे मैं अच्छे से डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए दिमाग में ये रखिए कि हम फॉर्मूला जो है वो हमेशा जनरली देखे होंगे, एक्स में हम लोग सीखते हैं। इंटीग्रांड जो होता है वो हम किसी भी फंक्शन के फॉर्मेट में हो सकता है, आदत हम लोग को एफ के फॉर्म में है तो हम एक्स के फॉर्म में सोचते हैं। तो ये क्या हो जाए, इसको हम लोग √y + c लिखेंगे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। और इसका रीजन यही है कि हम लोग पीछे इस तरह के प्रॉब्लम कई सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया, हम थोड़ा सा एक्वेंटेड हो गए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे हमारा टाइम बचे और गलती होने का चांस मिनिमल हो, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करके हमें पता चल गया फॉर्मेट। और ध्यान यहाँ रखना है इस वाले पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट इस तरह से आया कि एग्जैक्ट हमारे इंटीग्रांड से मैच कर गया, ऐसा होता कि वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। अब हम y को ओरिजिनल वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मस्ट है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। जिस वेरिएबल में हमारा प्रॉब्लम रहेगा हमको रिजल्ट उसी वेरिएबल, इसको रूट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आंसर जनरली इसमें रूट के फॉर्मेट में लिखा रहता है GN/1 में, बट अगर आप हाफ करके भी पावर लिखें
उसे गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक स्पेशल टॉपिक GN वर्मन में एक स्पेशल सेक्शन है और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके पहले हम कुछ थ्योरी भी देखेंगे। अभी जो है हमारा बेसिक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही मिनिमल मतलब सिंपल लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें कोई हाई फाई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हमको सिर्फ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है और उसका इंटीग्रेट करने की कोशिश करना है। तो देखिए, अगर हमको पता है, दो चीज पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स। अब एक चीज सोचिए, आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम y को साइन एक्स लेते हैं तो dy हमें मिल जाएगा और y का क्यूब हो जाएगा, तो वाई क्यू का इंटीग्रेशन हमें पता है। लेकिन अगर हम y को कॉस लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव एक साइन तो आ जाएगा, बट इसके बाद हमारे पास साइन स्क्वायर बच जाएगा। उस साइन स्क्वायर को फिर हमको कंपनसेट करना होगा। इसका मतलब ये कि ऑल्दो प्रॉब्लम को हम दोनों में से कोई वेरिएबल लेने से सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, पर साइन को y लेना ज़्यादा कॉन्वीनियंट होगा। और मैथमेटिक्स या इनफैक्ट इंजीनियरिंग या किसी भी साइंस के फील्ड में जो चीज़ सिंपल और आसानी से हो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा एनालॉजी दिया जा सकता है, मैं अननेसेसरी टाइम ये नहीं स्पेंड करना चाहूँगा, बट ये चीज़ सत्य है। तो y अगर हम साइन एक्स लें, dy इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। अब देखिए ये प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। ये इतना टर्म हमारा dy है और y के जगह पे साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं y4/4 प्लस सी। y हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो साइन 4x/4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें भी कुछ उसी तरह का है, बट यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे भी डेरिवेटिव दोनों का एक दूसरे का होता है, लेकिन आप अगर गौर से देखिएगा तो हमारे अगर हम y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स लेते हैं तो कॉस एक्स नीचे में है। इसका मतलब कि साइन एक्स लेने से हमको प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम साइन एक्स नहीं लेके कॉस एक्स लेंगे। तो y इज इक्वल टू अगर हम कॉस एक्स लेते हैं तो dy क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। इसका मतलब कि हम माइनस dy को लिख सकते हैं साइन एक्स dx। अब इस चीज को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस dy और ये वाई स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, माइनस और y के पावर को हम -2 लिखेंगे dx। इसको हम क्या करेंगे, y -2 + 1। और इस चीज को हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, 1/y² का -1/y होता है। अगर आप फॉर्मूला याद हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, -1/y + c। अगर x में बोलिए तो 1/x, सारा चीज x में होता, तो वो कर सकते हैं। अगर वो चीज करने में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, x⁴n का फॉर्मूला, जिसको हम अक्सर यूज कर रहे हैं। और हम रिकमेंड भी करेंगे कि आप उसी फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, इतना यूज कीजिए कि अनकॉन्शियसली आपको पता रहे। तो जब भी आपको कोई दूसरा फॉर्मूला अगर भूल रहे हो तो आप हमेशा जो है मदर फॉर्मूला वो है, उसी के बेसिस पे ये -1/y बना है, तो हम उसको डिराइव भी कर सकें और रिकॉल भी कर सकें। अब देखिए, ये -2 से -1 बचे और यहाँ एक माइनस है, तो ये प्लस हो गया, y का पावर -1 + c। इसको हम लोग 1/y + c लिख सकते हैं। 1/y मतलब 1/cos x + c। इसको लिख सकते हैं sec x + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्रॉब्लम वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक्सपोनेंट डाल दिया है। तो हम फिर से क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पे साइन एक्स लेंगे। हम रूल ये कहता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखे आप उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि थोड़ा सिंपल टर्म बचा रहे, और यही चीज हम लोग करते हैं। तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x dx।
इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर में dy क्यूब रूट y स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम एक स्टेप ज़्यादा यहाँ खर्च करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। y स्क्वायर और नीचे में 3, क्यूब रूट को हम लिखेंगे तो ये 3 नीचे 1/3 आएगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे तो y का पावर -2/3 dy, इसको अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, y का पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1 + c। ये 1/3 होगा जो रेसिप्रोकल होके 3 बन जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, y का पावर 1/3 + c। इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट और y का वैल्यू क्या है, sin x है, तो sin x + c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए। sin 2x = होता है 2 sin x × cos x। इसीलिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलजेब्रा के कंसेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को, इवन कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट वगैरह को भी एक जगह लाया जाता है कैलकुलस में। इसीलिए कैलकुलस को 12th में पढ़ाया जाता है। 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। पुराने ज़माने वगैरह में तो 12th को, खासकर स्टेट बोर्ड वगैरह में 12th में ही कैलकुलस शुरू होता था। उसका रीज़न यही है कि आपको कुछ फॉर्मूला जो होता है वो कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट वगैरह आपको पता हो। तो ये sin 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब x 2 sin x × cos x dx। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 4x sin x dx। अगेन अगर हम चाहें तो हम sin x cos x कुछ भी लेंगे, दोनों ही केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट अप्रोच होना चाहिए, जो कम से कम स्टेप में हो, कम से कम फॉर्मूला यूज करके हो, कम कॉम्प्लिकेटेड हो, वो हमारा सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन माना जाता है। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं sin x dx अगर है, इसका मतलब क्या, अगर हम y को cos x सपोज करें तो dy हमारा क्या होगा, -sin x dx। इस चीज को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 2 और अगर हम -dy लिखें तो ये हो जाएगा क्या, sin x dx। इस माइनस को हम लोग यहाँ बाहर ले लेते हैं और cos x हमारा y है तो y का पावर 4 dy। अब y का पावर 4 बहुत ही इजी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y⁵ वही x⁴n का फॉर्मूला, -2/5 और cos 5x + c। अगेन GN/1 में c को पहले लिखता है और इसको बाद में, और इस चीज को के लिए आप परेशान एकदम मत होइए, ये बस उनका लिखने का तरीका है। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे एकदम 100% सही है, कोई ना आपको मार्क्स का डिडक्ट करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए आप एकदम कंफर्म रहिए और एकदम मत नहीं डरना है। और वैसे भी अगर आप जेई और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली जो होगा क्वेश्चन आपका वो MCQ फॉर्मेट में होगा, तो वहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी से आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। और थोड़ा सा जब आपका समझ बढ़ेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि कांस्टेंट को पहले लिखें या बाद में लिखें, एज सच फ़र्क पड़ता नहीं है। बस ये एक तरह से हो गया टर्मिनोलॉजी कन्वेंशन हो गया कि चलो एक ये बुक जो है इसमें कांस्टेंट को पहले लिखता है, वो बुक जो है उसमें कांस्टेंट को बाद में लिखता है। तो ये वन एंड द सेम है, इसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा एस्थेटिक्स वाला पार्ट हो गया कि दिखने में थोड़ा अच्छा कौन सा लग रहा है, और ये आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप @edu_सक्षम पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।